हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है बहू को नौकरानी समझना और उस पर अत्याचार करना सास को पड़ा बहुत भारी। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आरती, रोटियां जल गई हैं। क्या हाथ नहीं है तुम्हारे साथ? बेसुध कहीं की, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है इसका। वंदना देवी ने किचन में घुसते ही तमतमाकर कहा। सास की बात सुनते ही आरती डरते डरते बोली, माँ जी, गैस धीमी थी, मैंने। चुप, जवाब मत दे। सुबह से उठते ही खटखटाती हूँ तुझे, फिर भी ढंग से खाना नहीं बना पाती। तेरी माँ ने क्या सिखाया था तुझे? केवल पति पटाना? बेशर्म औरत कहीं की, एक ढंग से खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है इसकी माँ ने। यहाँ पर यह नहीं कि कुछ अच्छा ही सिखा दे अपनी बेटी को कि ससुराल में जाए, अपने ससुराल वालों को अच्छा खाना बनाकर खिलाए। इतना कहकर सास बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। आंखों में आंसू भर आरती अपने पति की ओर देख रही थी। दीपक सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था, पर उसका मुंह जैसे बंद था। आरती उसकी ओर देखकर बोली, दीपक, कुछ बोलो ना। माँ जी ने कितना कुछ सुनाकर यहाँ से चली गई हैं। और तो और उन्होंने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, फिर भी तुम मेरे ही सामने चुप होकर बैठे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें माँ जी को कुछ कहना चाहिए था? आरती की आवाज सुनते ही दीपक गुस्से से बर उठा और बोला, मम्मी जो कह रही है सही ही कह रही होगी, तुम तो हमेशा बहाना ढूंढती हो। दीपक ने आंख उठाए बिना कहा। आरती चाहती थी कम से कम पति तो उसके लिए स्टैंड ले, पर दीपक भी यह नहीं कर पाता था। उसकी तो अपनी माँ के आगे चलती ही नहीं थी। वह तो बस माँ जो कहती उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लायक ही था। पति की बात सुनकर आरती फिर उदास मन से अपने काम में लग गई कि तभी सास वंदना जी ने शामू को आवाज दी। शामू, झाड़ू लगाई या नहीं? शामू आया और धीरे से बोला, बीबी जी, भाभी जी ने खुद लगाया था आज। वंदना गरजते हुए बोली, ऐसे लगाते हैं झाड़ू? सारा कूड़ा तो अभी पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या कर्म सड़े थे हमारे, जो इस कर्मजली को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। इसे तो कुछ भी ढंग से करना नहीं आता है कि तभी बीच में ही शामू बोल पड़ा, कोई बात नहीं मालकिन, मैं फिर से लगा देता हूँ। नहीं नहीं, तुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं सारे काम इसे अच्छे से सिखाकर ही रहूंगी। अब यह फिर से झाड़ू लगाएगी। तभी वहां आरती आ जाती है और कहती है, माँ जी, मैंने अभी अभी झाड़ू लगाया है, अभी मुझे और भी काम करने हैं। कलमुही, जो तूने झाड़ू लगाया है, सारा कूड़ा तो पीछे पड़ा हुआ है। चल इसको फिर से लगा, और जो काम है वह बाद में करना। आरती कुछ नहीं बोली, आंखें भर आई थी, लेकिन जुबान अब भी शांत थी। सास की बात थी तो माननी ही पड़ी। उसने फिर से सारे घर में झाड़ू लगाया। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर पता नहीं क्यों चुप रह गई। उसकी तो रोज की यही दिनचर्या थी। सुबह 5 बजे उठना, सबका खाना बनाना, सास के तानों का सामना करना, ननद के ताने सुनना, पति की बेरुखी झेलना और रात को थकी हारी बिस्तर पर गिर पड़ना। उसकी ननद रमा का भी वंदना की तरह ही व्यवहार था। वह भी अक्सर आरती को एक भी मौका नहीं छोड़ती थी ताना मारने का और उसे 4 बातें सुनाने का। एक दिन आरती की ननद रमा अपने मायके यानी आरती के ससुराल आती है। वंदना जी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, पर आरती मन ही मन सोचती है, पहले माँ जी क्या कम थी, अब तो इसके भी हुक्म सुनना पड़ेगा। रमा आते ही कहती है, भाभी, मेरे लिए फटाफट कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, यह मत कहना कि नाश्ते में बस चाय और बिस्किट ले आना, कुछ पकोड़े वगैरह, अच्छे से स्नैक्स कुछ और वगैरह बनाकर अच्छा सा मुझे दे दो। जी दीदी। आरती इतना कहकर
किचन में सब तैयार करने के लिए चली जाती है। जितना डिमांड रमा ने की होती है, उन सब नाश्ते को बनाने में टाइम तो बहुत ही लगना था। जैसे ही 20-25 मिनट होते हैं, वंदना जी जोर जोर से बहू पर चिल्लाने लगती हैं। तू कब का नाश्ता बनाने के लिए गई हुई है? तुझे नहीं पता मेरी बेटी कब से भूखी प्यासी है? माँ जी, नाश्ता बनाने में टाइम तो लगता है। यह तो है नहीं कि अभी बोला और 10 मिनट में हर एक चीज रेडी हो जाए। यह सुनते ही रमा को जैसे मौका मिल गया अपनी माँ को उसकी बहू के खिलाफ भड़काने का। वह वंदना जी को भटकाती हुई कहती है, कितनी सुस्त बहू है मम्मी। जब मैं घर में थी तो सब चुटकियों में हो जाता था। आपसे बहस करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आरती माँ बेटी की बातें सुनकर मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि रमा जब इस घर में थी तो एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अगर वंदना जी रमा को कोई काम करने के लिए कह भी दे तो उल्टा 4 बातें सुनाकर चली जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। वंदना जी की पड़ोसन कमला एक दिन उनके घर आई होती है। वह आरती का हाल देखकर उससे कहती है, आरती, तू बहू है, नौकरानी नहीं। कब तक चुप रहेगी? आरती धीमे से बोली, चुप रहना मेरी कमजोरी नहीं है मंजरी दीदी, ये मेरी ताकत है। वक्त आने दीजिए। वंदना जी ने सारी हदें तब पार कर दी जब एक दिन आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वंदना जी ने उसे फिर भी बर्तन धोने, कपड़े सुखाने, झाड़ू पोछा करने को कह दिया। सास का आदेश सुनते ही आरती ने कहा कि माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज मैं यह सारे काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, सिर भी जोर जोर से फट रहा है। फिर क्या था? बहू की बात सुनते ही वंदना जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बीमार हो तो क्या हुआ? बीमारी से घर चलेगा क्या? और तुम्हारे यह रोज रोज के नाटक खत्म नहीं होते हैं। यह कामचोरी कहीं और जाकर दिखाना, समझी तू? आरती ने फिर दर्द से कराते हुए कहा, माँ जी, थोड़ा आराम कर लूं? तू रानी है क्या? मेरी बेटी रमा बीमार हो तो भी काम करती है, और तू है कि आराम करने के लिए बोल रही है? कोई शहजादी नहीं है तू जो मैं तुझे यहाँ आराम करने दूंगी। जिस काम के लिए तुझे लाया गया है चुपचाप जाकर कर, समझी तू? दीपक ने जब यह देखा तब भी उसने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में आई ननद रमा भी देख रही थी, पर वह कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी पानी की बाल्टी आरती के सामने पटक दी। लो, इसमें कपड़े दो, आराम करने आई थी क्या? भाभी, पता नहीं आप क्यों इतना काम चोरी करते हो। मैं तो अपने ससुराल में बीमार भी पड़ जाऊं तब भी सास के कहने से पहले ही सारे काम कर देती हूँ। मुझे तो लगता है आपको तो मम्मी ने सिर पर चढ़ा दिया है। चलो अब उठो और काम करो। सास और ननद ने अपना अपना काम बताकर वहां से चली गई। आरती ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके सारा काम खत्म किया। उस रात आरती बिस्तर पर बैठी रही। आंखें खुली थी और दिमाग जाग चुका था। उसने ठान लिया अब बदलाव होगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। सास और ननद का दबाव दिन ब दिन उस पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर वह अब कुछ नहीं करेगी तो पूरी जिंदगी उसे यूं ही झुककर रहना पड़ेगा, और उसका पति तो उसके लिए कभी स्टैंड लेगा ही नहीं। यह अब उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वह कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे इन लोगों को वह सबक सिखा सके। अगली सुबह वंदना जी गरजती हुई आई और बोली, आरती, चाय नहीं बनी अब तक? आरती ने मुस्कुराकर कहा, आप बना लेना माँ जी। मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आपने चाय पीनी है तो अपने लिए आप खुद भी बना सकती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को जवाब देने की? और यह तेरा काम है। चल
चुपचाप जाकर हमारे लिए चाय बना। माँ जी, आज से मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, बराबरी का हक है मेरा। पर आप लोगों ने तो मुझे इस घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है, अब मुझे यह सारे काम नहीं होते। वंदना जी अब बोचुक सी खड़ी थी और बोली, जुबान चलाना आ गया तुझे, यही सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने कि जा और जाकर अपनी सास को जवाब दे। इतना कहते ही वंदना जी ने अपना हाथ आरती के ऊपर उठा दिया, पर अब आरती भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी उठता हुआ हाथ अपने हाथ से पकड़ा और बोला, आइंदा से यह गलती करने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरा हाथ उठने में भी टाइम नहीं लगेगा। वह बात अलग है माँ जी कि मैं अब तक चुप थी, क्योंकि ये मेरे संस्कार थे। अब जवाब देना सीख लिया है मैंने, क्योंकि मेरा भी आत्मसम्मान है। और बात बात पर मेरी माँ को बीच में घसीटना बंद कीजिए, वरना वह हाल करूंगी कि उम्र भर याद रखेंगे। यह सब देख दीपक गुस्से से उठा और आरती पर चिल्लाता हुआ बोला, क्या बदतमीजी है ये, मम्मी से ऐसे बात करती हो। पति की बात सुनते ही आरती ने भी गुस्से से जवाब दिया, वाह, आज तो गूंगे भी बोल पड़े। दीपक, तुम्हारी मम्मी मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार करती है। आज मैं सबकी सच्चाई सामने लाऊंगी, कानून का सहारा लूंगी तो सबका चेहरा सामने आएगा। कानून का नाम सुनते ही रमा थर थर कांपने लगी और डर के मारे अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। आरती की बात सुनते ही सास ने कहा, जा जा, डरा किसे रही है, जे खोखली धमकियां जाकर किसी और को देना। मैं नहीं डरने वाली तेरी इन खोखली धमकियों से, आई समझ। और तेरे पास क्या सबूत है कि हमने तुझे परेशान किया है। कानून सबूत मांगता है, बिना सबूत के तो कुछ नहीं होगा। सास की बात सुनते ही आरती मंद मंद मुस्कुराकर बोली, माँ जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है, अब कोर्ट में मिलते हैं। इतना कहकर आरती वहां से चली आई। आरती ने घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और घरेलू शोषण का केस दायर किया। जज सोनम चतुर्वेदी की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जज ने पूछा, आप क्या साबित करना चाहती हैं आरती देवी। माननीय जज, मैं ये नहीं चाहती कि कोई सास अपनी बहू को रसोई की गुलाम समझे। मैं साबित करना चाहती हूँ कि औरत भी इंसान है और उसका भी सम्मान है। वह भी जिस घर में ब्याह कर गई है वह उस घर का एक हिस्सा है। उसे नौकर ना समझकर उस घर का हिस्सा समझा जाए। जिस तरह बाकी वालों का सम्मान किया जाता है उस तरह उसका भी सम्मान हो। और मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक नौकर के सिवा कुछ नहीं समझा, जबकि नौकर को भी सम्मान दिया जाता है। पर मेरे ससुराल वालों ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आगे कोई भी यह गलती करने से पहले 100 बार सोचे। आरती का यह बयान सुनते ही सास वंदना जी जोर से चीख पड़ी, झूठ बोल रही है, हमने तो इसे बेटी की तरह रखा था। बहू, तुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, क्यों हमें परेशान कर रही हो। तू हमें ऐसा दिखाकर क्या साबित करना चाहती है कि हम बहुत जालिम लोग हैं। अब आरती ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। उसने सीधा सबूत दिखाए, वीडियो रिकॉर्डिंग, पड़ोसियों के बयान, शामू की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट्स। शामू बोला, सच कहूँ तो भाभी जी ने ही घर चलाया है। सासू माँ ने तो उन्हें नौकर से भी बुरा ट्रीट किया है। जो काम उन्होंने मुझे करने के लिए रखा था वह मुझसे ना करवाकर सारे काम आरती भाभी से ही करवाए जाते थे, ताकि वह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर सकें। पड़ोसन मंजरी गवाह बनी। मैंने खुद देखा है कि कैसे आरती को सुबह से लेकर रात तक खड़ाया जाता है। अगर उसकी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी उसे जबरदस्ती काम करवाए जाते थे।
मैं तो उसको बार बार कहती थी कि अपने लिए आवाज़ उठा, लेकिन यह हर बार कहती थी कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दीपक हकला रहा था। हाँ मैडम, मेरी पत्नी सही कह रही है। मैंने कभी मना नहीं किया मम्मी को, पर हाँ, मैं चुप रहा। पर अब मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो मैं नहीं उठा सका। जज सोनम ने फैसला सुनाया। इस अदालत को यह जानकर दुख हुआ कि आज भी शिक्षित परिवारों में बहुएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। कोर्ट आरती देवी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वह इस घर से अलग रहे और पति की संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदारी पाए। वंदना की हालत देखते बनती थी। घर की इज्जत, समाज का डर और कोर्ट का फैसला, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर गया था। वो फूट फूट कर रोई। आरती, माफ कर दे, तू सच में बहू नहीं, लक्ष्मी थी इस घर की। आरती बोली, अब पछताने से कुछ नहीं होगा माँ जी। जब एक बहू चुप रहती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उसकी चुप्पी एक दिन इनकलाब बन जाती है। कुछ महीनों बाद आरती ने एनजीओ शुरू किया, सुनो बहू की भी। यहाँ वह ऐसी ही औरतों को आत्मनिर्भर बनना सिखाती थी। दीपक एक दिन मिलने आया। आरती, मैं गलत था, माफ़ कर दो। आरती मुस्कुरा दी। माफ़ करना सीख लिया है दीपक, लेकिन भूलना नहीं। अब मैं खुद के लिए जी रही हूँ। वंदना भी एक दिन आई। बेटी, तुझसे बहुत कुछ सीखा मैंने। अब तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। आरती ने सिर झुका लिया। एक नई सुबह की किरण उस दिन उसकी आंखों में चमक रही थी। जब बहू चुप होती है तो समाज उसे कमज़ोर समझ लेता है, लेकिन जब वही बहू जागती है तो एक इनकलाब खड़ा हो जाता है। इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।